आदाब दोस्तों, मैं हूं जावेद अनवर और आप देख रहे हैं तरकश। नई शिक्षा नीति के ऐलान से क्रांतिकारी बदलाव हमारी शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले हैं। नई शिक्षा नीति 2020 से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब हम जानेंगे श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी गजरौला के डायरेक्टर राजेश पाठक जी से। जहाँ तक आपका सवाल है कि नई शिक्षा नीति जो अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट द्वारा और उसका प्रभाव जो पड़ने वाला है हमारे समाज पे, हमारे युवकों पे, उसके बारे में आपका सवाल है क्या असर पड़ेगा। इसका जहाँ तक मेरा मानना है एज ए एकेडमिशियन, ये शिक्षा नीति भारत को बहुत पहले भी घोषित करनी चाहिए थी, लेकिन जो भी सिचुएशन है आज देर से है लेकिन दुरुस्त है। आज के डेट में जो शिक्षा पद्धति चल रही थी वो उसके बीच में बहुत से चेंजेस रिक्वायर्ड थे, सब्जेक्ट कंटेंट को लेकर के, टीचिंग मेथोलॉजी को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, और जो पैटर्न है उसको लेकर के ज़रूरत थी चेंजेस की। और चूँकि पहले जब ये शिक्षा नीति जो अभी एग्जिस्टिंग शिक्षा नीति चल रही है उसमें और आज में ये अंतर है कि उससे जो जिस हिसाब जब वो अनाउंस हुआ था उस समय टेक्नोलॉजिकल जो एबिलिटी थी और आज के डेट में जो एबिलिटी बहुत से चेंजेज हुए हैं, तो रिक्वायर्ड थी और बहुत ज़्यादा वेटिंग में था कि इसकी ज़रूरत थी कि हम उसको चेंज करें। और जो अनाउंस हुआ गवर्नमेंट द्वारा जो शिक्षा पद्धति किया, जो पैटर्न चेंज किया, इसका स्वागत करना चाहिए हमें। लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन जो है सबसे जो कम्प्लेक्सिटी क्रिएट जो करेगा, जो इसका सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स पार्ट है वो है डिप्लॉयमेंट ऑफ दिस पॉलिसी। इस एजुकेशन पॉलिसी को कैसे सक्सेसफुली डिप्लॉय किया जाए हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ये सबसे आने वाले विषय, आने वाले समय में ये हमें ध्यान रखना हो कि गवर्नमेंट किस हिसाब से पॉलिसी बना रही है। क्योंकि जो इसको ऑपरेट करने वाले लोग हैं, जो एकेडमिशियन है, टीचर है, जो प्री नर्सरी का टीचर है, प्राइमरी का टीचर है, कॉलेज का लेक्चरर है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, दिस कम्युनिटी है ट्रेंड इन द ओल्ड सिस्टम, ये पुराने सिस्टम में ट्रेंड है। तो इनको कैसे लिटरेट किया जाएगा इस सिस्टम के साथ, ये आने वाला समय ही बताएगा। इसका वेट करते हैं। आपका सवाल बड़ा अच्छा है। जो 6% हम बात करते हैं जीडीपी में एजुकेशन को लेकर के, और कोठारी आयोग की हम बात, अनुशंसा की बात करते हैं कितना होना चाहिए, मैं इससे सहमत भी हूँ। और मुझे लगता है सरकार भी इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके, क्योंकि जो लिबरलाइजेशन हमारे कंट्री में किया गया था वो लिबरलाइजेशन इसी चीज़ को ध्यान में रख कर विल डेवलप, हम अपनी चीज़ों को अच्छे ग्रोथ के साथ डेवलप करेंगे। और मुझे लगता है कि हमारी कंट्री जो इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है, वो इसलिए जाना जाता है कि वी आर द कंट्री ऑफ द ब्रेन। हम दिमाग के देश हैं और हमारे यहाँ अच्छे क्वालिटी के ब्रेन हमेशा से रहे हैं। चाणक्य से लेकर के जिनके भी नाम लेंगे वो हमारे केवल ब्रेन की वजह से जाने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे अभी काम करने की ज़रूरत है। और जो एजुकेशन सेक्टर है ये ब्रेन पे ही काम करता है, ब्रेन को डेवलप करता है, ब्रेन को ट्रेन करता है, प्रोफेशनल डेवलप करता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट की गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायर्ड होगी। जो अभी मोदी गवर्नमेंट ने पिछली बार स्वास्थ्य को लेकर के से फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक पॉलिसी किया है। मुझे लगता है इसी तरह जो प्री नर्सरी और प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ जो हायर एजुकेशन में भी फ्री एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो। और इससे जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो केवल कमाना जानते हैं, जो रोजगार दिन रात कमा रहे हैं लेकिन बच्चों को पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, उनके बच्चे ने सपने इसलिए नहीं देख पा रहे हैं उनके पास पैसा नहीं है, तो गरीब आदमी भी अच्छे एजुकेशन की आशा कर सके, यही सबसे सफल शिक्षा नीति होगी। मुझे लगता है भारत 135 करोड़ देश की जनसंख्या है और इसमें बहुत बड़ी आबादी जो है वो निर्धन लोगों की है। उनको एजुकेशन अगर हमने दे दिया तो समझिए कि हमने डेवलपमेंट देश को कर दिया। आने वाले समय में वो देश के कर्णधार बन सकते हैं। जो आपका ये सवाल है कि शिक्षा नीति की वजह से निजीकरण बढ़ेगा, मुझे लगता है कि निजीकरण से हमें नहीं डरना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल सिस्टम जो हम लोग चला, अभी हमने एक्सपेरिमेंट देखा है 70 साल आज़ादी के हो गए और आज़ादी के बाद से अभी तक हमने देखा कि गवर्नमेंट कंट्रोल सिस्टम कितने सक्सेस हैं और प्राइवेट कंट्रोल सिस्टम कितने सक्सेस हैं। तो दोनों तरफ आपको रिजल्ट पॉजिटिव निगेटिव दिखेगा।
आप देख सकते हैं कि IIT इज कंट्रोल, लेकिन उनकी ऑटोनोमस है इसलिए वो सक्सेस है। लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल सिस्टम जो करप्शन का लेवल है, जो अकर्मण्यता है, जो काम करने की नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने की जो स्वतंत्रता होती है वो गवर्नमेंट सिस्टम में नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि प्राइवेटाइजेशन भी रिक्वायर्ड होता है। लेकिन प्राइवेट सिस्टम को गवर्नमेंट के नाम से कैसे कंट्रोल किया जाए, गवर्नमेंट को मॉनिटरिंग सिस्टम में रहना चाहिए और निजीकरण कभी भी एजुकेशन के लिए गड़बड़ नहीं होगा। हाँ, उनका रेगुलेशन सिस्टम, रेगुलेटरी सिस्टम मैंने देखा कई स्टेट जो है हायर एजुकेशन को लेकर के भी रेगुलेटिंग सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। वो एजुकेशन की क्वालिटी की कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग का गवर्नमेंट का काम होना चाहिए। और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, जो पूंजीपति हैं, उनको एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी देश का कल्याण होगा। क्योंकि 135 करोड़ जो पॉपुलेशन है उसको केवल गवर्नमेंट अकेले एजुकेट नहीं कर पाएगी। एक ऐसा सिस्टम मिली जुली सरकार बनानी पड़ेगी प्राइवेट सेक्टर से और गवर्नमेंट सेक्टर से, दोनों मिलकर जुल करके अगर काम करेंगे तो इट विल बी गुड रिजल्ट। ये सवाल बड़ा गूढ़ प्रश्न है आपका कि देश में एक कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, और मैं भी मानता हूँ एक देश एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। गरीब अमीर या कोई भी तबका एक ही टाइप का एजुकेशन ले, जिससे कि उसमें भेदभाव, देखिए क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि हमें अमीर गरीब या कास्टिज्म सिस्टम जो समाज में है उससे यदि हमें बाहर निकलना है तो हमें स्कूलिंग सिस्टम को एक सिस्टम में लाना होगा, और जिसमें सिलेबस वाइज या कंटेंट वाइज कोई डिफरेंस ना होकर के इट शुड बी इक्वल। और मुझे लगता है कि ये एजुकेशन पॉलिसी उस फील्ड में उस तरफ काम करती हुई दिख रही है, जिससे कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम के तरफ जाया जाता है। और मैं देश के सारे राजनीतिक नेताओं से, सारे पार्टियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एजुकेशन पे आप लोग अपने मतभेद भुला के एक साथ बैठे, और जो सत्ता के लोग हैं और विपक्ष के लोग, ये नहीं कि हम सत्ता में हैं तो हम जो कहेंगे वही सही है, हमें दूसरे को भी सुनना चाहिए और एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में जाना चाहिए जो कि कोई भी सरकार आए वो एजुकेशन सिस्टम ना बदले। कंटेंट शुड बी अपडेट एट टाइम टू टाइम, कंटेंट बदलते रहना चाहिए, कंटेंट चेंज होते रहना चाहिए, क्योंकि टाइम के हिसाब से एजुकेशन में आने वाले कंटेंट भी ऐड ऑन होते जाएंगे, हमें उससे ऐड ऑन होते रहना चाहिए। दूसरी चीज कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना हो, जो हिस्ट्री हमारी है उसमें हर चीज पढ़ाया जाना चाहिए कि गलत क्या था, सही क्या था। लेट देम स्टूडेंट डिसाइड कि उसमें से वो क्या लेके आते हैं, उन चीज़ों से क्या वो सीखते हैं, लेकिन सारी चीज़ें बताई जाए ऑनेस्ट होकर के। और इसके साथ जो कंट्री को एक सूत्र में बांधने का काम है वो एजुकेशन सिस्टम ही करता है। जब हम कॉमन एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं और सभी स्टेट, देखिए इसमें मैंने जो अभी डिस्कशन आपने भी देखा होगा कि क्या कहते हैं, जब एजुकेशन सिस्टम में उसमें स्वतंत्रता दिया गया है, सबको फ्रीडम है कि हर स्टेट अपने हिसाब से रीजनल लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हैं। तो हर स्टेट के जो अपनी ऑटोनॉमी है वो बरकरार है उसमें। लेकिन अगर हम लोग प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बात करें, प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में बात करें, इट विल बी गुड कि वो चीज़ उसके लिए फायदेमंद होगा कि सभी को कॉमन ट्रेंड प्रोफेशनल रिक्वायर्ड है। तो वो कहीं डिफरेंस, कोई भी स्टेट इससे ये नहीं कहेगा कि मैं अपने यहाँ के स्टूडेंट को ये नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि हम लोग को कम्पीट करना है इंटरनेशनल मार्केट से, और इंटरनेशनल मार्केट्स में जो चेंजेज हैं वो सबको एक साइड में एक कल्चर में ट्रेंड करके अगर हम भेजेंगे तो हमारा जो ये एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। बहुत अच्छा सवाल है। जो नया एजुकेशन सिस्टम है जिसमें आपने कहा 5+3+3+4 सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, अभी तक हम लोग उसमें केवल 10th 12th और ये अलग अलग बोर्ड सिस्टम हमने फेस किया, हम तो उसी सिस्टम से पढ़ के आए हैं। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा वर्सेटाइल पॉलिसी है और स्टूडेंट्स को उसके चॉइस के हिसाब से, जैसे कि अभी मोदी जी का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कि साइंस स्टूडेंट कैन चूज द म्यूजिक, तो इट्स गुड। ये किसी भी स्टूडेंट के लिए उसके कैरियर और उसके ड्रीम, यदि उसका पैशन म्यूजिक है और वो अपना ड्रीम जो क्या कहते हैं साइंस में या रिसर्च साइंटिस्ट के लिए बनाना चाहता है, तो इट विल बैलेंस, और उसके जो पढ़ाई है उसमें और निखार आएगा। अगर उसके साथ उसके पैशंस के साथ ड्रीम भी साथ में चलेगा तो उसके हिसाब से कैरियर भी बिल्डअप अच्छा होगा। दूसरी चीज़ कि जब हम लोग सब्जेक्ट चूज करने की स्वतंत्रता देते हैं और बर्डन हटाते हैं तो बच्चों को ज़्यादा लगता है कि वर्सेटाइल है और आज की डेट में ज़्यादा यूजफुल है। मुझे लगता है कि अभी तक जो एजुकेशन सिस्टम स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, डिफरेंट बोर्ड्स हैं, डिफरेंट बोर्ड के डिफरेंट कंटेंट हैं और कंटेंट भी एक दूसरे से विरोधाभासी हैं।
ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी विसंगतियां हैं जिसे दूर करनी चाहिए। और इसमें कोई किसी पार्टी का कोई नहीं, सभी लोगों को, सभी स्टेट चीफ मिनिस्टर, आई एम रिक्वेस्टिंग, प्राइम मिनिस्टर, सभी लोग बैठ करके एक कॉमन स्कूलिंग एजेंडा पे बात करें। आप अपने स्टेट के किस सेंट के बारे में, किस पॉलिटिशियन के बारे में आप पढ़ाना चाहते हैं, इट्स टू यू। ये सब्जेक्ट का मैटर हो सकता है, लेकिन साइंस, मैथ या उससे कंटेंट से रिलेटेड प्रोफेशनल ये कॉमन होगा और इस पर किसी भी स्टेट को कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस सिस्टम को अडॉप्ट करें। और जो चेंजेज हो रहे हैं आज की डेट में कि जो इंट्रा डिसिप्लिनरी फील्ड इमर्ज हो रहा है, लाइक अभी तक हम लोग, आप जर्नलिज्म में आप लोग बात करते हैं, मास कम्युनिकेशन एक फील्ड हुआ करता था और जर्नलिज्म में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों, अब इंटर डिसिप्लिनरी है। जो लोग मास कम्युनिकेशन करें उन्हें जर्नलिज्म की भी ट्रेनिंग चाहिए, प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैंडलिंग भी चाहिए। और अब नया ट्रेंड आया है, सोशल मीडिया शुड बी हैंडलिंग बाय द पीपल ऑफ द मीडिया। तो ये एक इंटर डिसिप्लिनरी है, तो वो पूरे के पूरे पैकेज में ट्रेंड अब जर्नलिस्ट चाहिए जो कि सोशल मीडिया से भी उसी टाइप से फेमिलियर हो जितना कि प्रिंट मीडिया से, जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, उसका उसी पे सब्जेक्ट पे पकड़ भी सही होगी। कंटेंट को कैसे वो फिल्टर करता है, कैसे सही चीज़ों को निकालता है, उससे भी उसको फायदा होगा। ये चीज़ आने वाले समय में होगा। मुझे लगता है कि जो देश की सरकार एजुकेशन पे, मुझे लगता है कि एक तरह से जितने मैंने अभी सर्जिकल स्ट्राइक सुने हैं उस पर ये एजुकेशन सर्जिकल स्ट्राइक बनेगा अगर इसको हमने सक्सेसफुली डिप्लॉय कर लिया तो। अभी आपका सवाल है कि जो टेक्निकल फील्ड है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि इसको कैसे, क्या टूल है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाए। मेरा मानना है कि एजुकेशन सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया है और जो भी चीज़ें इसमें टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होगा, मुझे लगता है कि जैसे अगर मैं कहूँ, मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ और क्लाउड कंप्यूटिंग जब पहले बात होती तो लोग कहते थे ये क्या है, और आज के डेट में स्टोरेज के लिए या प्रोसेसिंग के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग को हम लोग यूज करते हैं। आज के डेट में आईओटी पे बात हो रही है, नए नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और नए नए सब्जेक्ट जब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो ये चीज़ चूज करने के लिए स्टूडेंट को बीटेक करना जरूरी नहीं है। डेटा साइंस एनालिसिस आया सब्जेक्ट, उसके लिए जरूरी नहीं कि वो बच्चा बीटेक किया हुआ हो, एनालिसिस अप्रोच उसका अच्छा हुआ तो दे कैन चूज। तो इस टाइप से हमें कोर्सेज को और सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ना होगा। पहले इंजीनियरिंग केवल टेक्निकल उसके लिए था, आज के डेट में जो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो जो सोसाइटी में इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसको फ़ायदेमंद होगा। दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं कि कैसे टूल को यूज कर लें, हर इन्वेंशन आपको एक टूल प्रोवाइड करता है, लेकिन कौन सा टूल कहाँ फिट होगा, इट्स डिपेंड ऑन द एजुकेशन सिस्टम। कि हमें ये पता होना चाहिए कि किसको कैसे यूटिलाइज करना है। कमर्शियलाइज यूटिलाइजेशन किसी चीज़ की, कोई भी टेक्नोलॉजी ह्यूमन रिप्लेसमेंट के लिए नहीं होती है। कोई भी टेक्नोलॉजी यदि सोसाइटी में इंट्रोड्यूस हो रही है तो वो ह्यूमन सपोर्ट के लिए होती है, फैसिलिटेट करने के लिए होती है, न कि ह्यूमन। लोगों के मिथ क्या है कि कोई टेक्नोलॉजी यदि इंट्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब है कि जॉब चली जाएगी लोगों की। इससे पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि क्या कहते हैं, देखिए एजुकेशन सिस्टम में आने से चीज़ें आएंगी। और पहले लोग बात करते थे कि बैंकिंग में जब इंटरनेट बैंकिंग इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो लोगों ने हल्ला मचाया था कि इसको आने से लोगों के रोजगार चले जाएंगे। नहीं, इंटरनेट बैंकिंग ने फैसिलिटी इंक्रीज किया। हमें चूज करना है टेक्नोलॉजी को, हमें कैसे यूटिलाइज करना है। डोंट बी बदर अबाउट द चेंजेज इन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन सिस्टम में जो भी चेंजेज हो रहा है हमें उसका वेलकम करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले चेंजेस से पहले जो लोग उसको ऑपरेट करेंगे दे शुड बी ट्रेंड, उनको ट्रेंड होना जरूरी है, जिससे कि उस पॉलिसी को, जो ड्रीम को लेकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया। जैसे जैसे आपने अभी डिस्कशन में कहा कि कोई भी पॉलिसी अंतिम व्यक्ति तक जानी चाहिए। जी, जो सबसे निर्धन व्यक्ति है, सबसे नीचे का तबका है, जिसको जो पहुंच नहीं सकता, यदि आपकी पॉलिसी वहां तक नहीं पहुंच रही है तो इसका मतलब कि डिप्लॉयमेंट में, ऑपरेशन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है,
कोई भी पॉलिसी तभी सक्सेस होगी जब हम उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। और सभी पार्टियों से, सभी समाज के सभी उन तबकों से मैं बात करूंगा जो एक दूसरे से पॉलिटिकल में रिवेंज करते हैं, अपोजिशन में है, लेकिन मुझे बात पता है कि जिस टाइप से आप लोग कंट्री के डिफेंस को लेकर के जब एक मत होते हैं, उसी तरह मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम की जब बात आती है, उससे ज़्यादा सीरियस एजुकेशन सिस्टम है जिस पे हमें मतभेद भुला करके एक कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, कॉमन एजुकेशन पॉलिसी पे हमें एक मत होकर के काम करना चाहिए। अगर ये एजुकेशन पॉलिसी में यदि कोई सजेशन है तो ये पॉजिटिवली गवर्नमेंट को लेना भी चाहिए और इसके लिए तैयार होना चाहिए कि टाइम टू टाइम इसमें कोई चेंजेज है तो अपडेट किया जा सके। अगर कोई कमी रह गई है तो हमारे देश में इतने अच्छे शिक्षाविद हैं जिनको हम क्या कहते हैं, बाहर विदेश के विश्वविद्यालय उनका यूटिलाइजेशन करते हैं, हम उनके साथ बैठ करके ये सिस्टम पे काम कर सकते हैं कि क्या इसमें चेंजेज और आ सकते हैं, और इस पर हमें कोई जल्दीबाजी न करके हमें इस चीज़ को कि कम से कम ट्रेंड करके आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। ये थे नई शिक्षा नीति 2020 से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। नई शिक्षा नीति पर अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।